16 अगस्त टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल हमारे न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, उसको एक अच्छे वे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दी डिस्कशन, जैसे आप आंसर देते भी हो और भी बच्चों को देना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कुछ GS1 से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें हिस्ट्री रिलेटेड आई हुई थी, तो मुझे लगा कि आपको प्रीवियस ईयर जो आज का क्वेश्चन देना है वो हिस्ट्री से रिलेटेड देते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज वर द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, ठीक है, जो 1858 का था। नंबर 1 टू डिस्क्लेम any intention to annex Indian states. Number 2 to place the Indian administration under the British crown. Number 3 to regulate East India Company's trade with India. ठीक है, तो इसमें आपने बताना है ए ऑप्शन बनेगा, बी, सी या फिर डी ऑप्शन बनेगा। अगर अजय आपको आता है अच्छे वे से तो आपने आंसर देना है, अगर नहीं आता तो आप एक बार इसको पढ़ो डिटेल में। 1858 का जो प्रोक्लेमेशन आया था उसमें क्या क्या और प्रोविजंस थी वो भी देख लो साथ में, आपका एक अच्छा टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा और आप फिर कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हो और बताना कि अगर सपोज कर लो कोई भी ऑप्शन बनता है तो अगर कोई गलत है तो वो क्यों गलत है। ठीक है, तो रजे आगे चलते हैं। जो आज हमारी पहली न्यूज़ है वो कुछ GS2 से रिलेटेड है, जहाँ पे जो ईरान है वो डिनाई कर रहा है रोल बट जस्टिफाइज अटैक ऑन सलमान रुशीद। देखो सलमान रुशीद है क्या, एक हम बोल सकते हैं कि जो मतलब राइटर के तौर पे हम बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर है उन्होंने फतवा अगेंस्ट द राइटर क्या किया था, इशू किया था। अभी ये जो राइटर है सलमान रुशीद, ये USA में थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। तो उसमें वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उन पे अटैक होता है और इससे पहले ईरान ने इनके अगेंस्ट फतवा जारी किया हुआ था क्योंकि इन्होंने कुछ गलत बोला था, गलत लिखा था। गलत तो क्या मतलब मे बी वो सही हो सकता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए गलत हो सकता है। इस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं। अब USA की बात मैंने आपको बता दी। अब होता क्या राजे यहाँ पे कि USA में जब ये सलमान रुशीद थे तो यहाँ पे इन पे अटैक किया गया, ठीक है। तो इनको काफ़ी बार स्टैब किया गया। उसके बाद में अभी तो ये थोड़ी सी इनकी जो कंडीशन है वो ठीक है। पहले तो ईरान ने ये बोला कि यार हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये मतलब एक तरह का आवाज़ ये आई उनकी कि भाई उन्होंने सपोर्ट किया, जस्टिफाई किया अटैक ऑन दी सलमान रुशीद कि अगर आप इस तरह से बोलोगे तो अटैक तो फिर होते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की न्यूज़ थी GS2 मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है राजे हमारी कि जो PM ने वहाँ पे कल स्पीच दी, उसमें से कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी GS2 से रिलेटेड और मेंस में ये काफ़ी जगह पे काम आ सकते हैं। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब वो उन्होंने एड्रेस किया रेड फोर्ट से, ठीक है, 76th इंडिपेंडेंस डे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इंडिया वाज एंटरिंग अ डिसीजिव फेज इन इट्स वॉर अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। डिसीजिव फेज में पहुँचने वाला है करप्शन के अगेंस्ट में, मतलब वॉर है जो हमारी करप्शन के अगेंस्ट, वो डिसीजिव फेज में पहुँचने वाली है। अब प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ चैलेंजेस के बारे में बोला, नेपोटिज्म के बारे में बताया, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ पे बात की। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात किया कि जो मतलब एक उन्होंने पंच प्रण मतलब 5 रिजॉल्व्स के बारे में बात किया कि हर एक इंडिया को लेने चाहिए, जो कि 2047 तक जो फ्रीडम फाइटर्स के सपने थे, जो ड्रीम थे, वो हम पूरे करेंगे अगर हम ये 5 प्रण साथ में लेकर चलेंगे, जो कि 5 रिजॉल्व्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फोकस किया 5 प्लेजेस पे। पहली चीज़ तो उन्होंने जो यहाँ पे थी, रिजॉल्व फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि हमने इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में लेके जाना है। नंबर 2 रिमूविंग एनी ट्रेस ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट, जो भी कॉलोनियल माइंडसेट है उसके जो ट्रेसेस है हमने उसको खत्म करना है। नंबर 3 ट्रेकिंग प्राइड इन आर लेगेसी, आर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, फुलफिलिंग द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स विद ऑनेस्टी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो 5 की 5 चीज़ें आपने याद रख सकते हो। आप इनको ऐसे में या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक बार ऐसे आया था कि आपके हिसाब से इंडिया क्या होना चाहिए, तो अगर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा तो इन पॉइंट्स को 5 को हम वहाँ पे डाल दें और 5 अगर नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली अगर आपके पास वो पॉइंट्स हैं तो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए वो तो अलग हो गया, लेकिन अगर आप ये 5 पॉइंट डालोगे तो इसको एक्सप्लेन करके काफ़ी ज़्यादा हमें कंटेंट है जो वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की और उन्होंने यहाँ पे बोला कि यार हम कितने टाइम तक बाहर के लोगों के सर्टिफिकेट्स पे जीते रहेंगे, हम उन पे विश्वास करते रहेंगे, हमें कितने टाइम तक बाहर के लोगों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि ये बंदे को कुछ आता है और उस बंदे को कुछ नहीं आता। फिर लास्टली यहाँ पे उन्होंने कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, कुछ इस तरह से जो लीडर्स जो हैं, जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया।
सो जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की, और आपको पता है वो थोड़ा सा उन्होंने अब क्या किया वहाँ पे टारगेट किया। अब एक जो चीज़ है यहाँ पे सोनिया गांधी ने ये वाली चीज़ बोली कि जो गांधी हैं उन्होंने बोला कि जो पार्टी है वो नॉट अलाउ लीडर्स सच एज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जो पार्टी है बीजेपी वाली, तो ये लोगों को, लीडर्स को, जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे, जो अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको ये अलाउ नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ा के लेकर जाएगी। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, वो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब आज़ादी के दिन पे, और ये इनके अगेंस्ट, इनका खुद का पार्टी का ही सीन चल रहा है। तो अगर हम बात करें, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे, तो मे बी वो थोड़ी चीज़ें ना मतलब मुश्किल में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ठीक है, ऑपोजिशन का काम है बोलना और इनका काम है उनको जवाब देना, लेकिन एक चीज़ होती है कि एक माहौल देखना चाहिए, एक समय देखना चाहिए, एक टाइम देखना चाहिए कि किस टाइम पे क्या चीज़ बोलनी। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे हमें हुमायूं टॉम्ब की नज़र आ रही है, और हुमायूं टॉम्ब के बारे में हमें पता होना चाहिए। हुमायूं टॉम्ब के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए, हुमायूं टॉम्ब के बारे में GS1 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और काफ़ी बार क्वेश्चन देखा भी गया, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनता है, और एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री जो हमारी है, मेडिवल हिस्ट्री से वहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली चीज़, ये जो टॉम्ब है वो 1517 में बनता है। ठीक है, इसकी खुद की एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये इसने इंस्पायर किया है काफ़ी मेजर आर्किटेक्चरल इनोवेशन को, ठीक है, जो कि कल्मिनेट हुई इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल। नंबर 3, इट वाज बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हुमायूं सन, ठीक है, जिसका नाम था ग्रेट एम्परर अकबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि किसकी पैट्रोनेज के अंडर बनता है, हुमायूं के सन द ग्रेट एम्परर अकबर। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल है चारबाग की। ठीक है, चारबाग मतलब कि स्क्वायर बना के उसको काट दिया जाता है और वहाँ पे चार बाग होते हैं, तो वो चार बाग हो गया। विद द 4 रिवर्स ऑफ दी कुरानिक पैराडाइज, ठीक है, विद द पूल ज्वाइंड बाय द चैनल्स। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको रिकग्नाइज किया गया इन 1993। ये हुमायूं टॉम्ब आपको कुछ ताजमहल जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट ताजमहल, ये हुमायूं टॉम्ब है। तो यहाँ पे इसको एलिमिनेट किया गया था नेशनल फ्लैग ऑफ ऑन द इंडिपेंडेंस डे न्यू दिल्ली में, इस वजह से इसकी थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस हमें देखने को यहाँ पे मिलती है आज की डेट में। नेक्स्ट चीज़ की राजे बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, 11 बिल्किस बानो केस कन्विक्ट वॉक आउट ऑफ जेल। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ कन्विक्ट्स थे, कुछ 11 कन्विक्ट्स थे जो कि पकड़े गए थे बिल्किस बानो केस में। अब ये केस क्या है, केस ये था कि गैंग रेप हुआ था। ठीक है, ये हुआ कब था, आफ्टर 2002 जो वो ट्रेन इंसिडेंट हुआ है ना, गोधरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में ये गोधरा इंसिडेंट के बाद में ये गैंग रेप होता है। अब गैंग रेप में ये 11 के 11 लोगों को पकड़ लिया जाता है। अब इनमें से एक बंदे ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भी हमने कुछ 15 साल की जो प्रिजन है वो पूरी कर ली है, हमें कुछ थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाए, ठीक है, या फिर कुछ और जो भी प्रोविज़न उन्होंने मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये काम है जो वो स्टेट है, जो स्टेट की सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए, और वो जो कमेटी जो डिसीजन लेगी या देगी वो हम कर पाएंगे। अब कमेटी ने जो डिसीजन है वो दे दिया और उन्होंने बोला इनको रिमीशन दे दो। रिमीशन का मतलब कि रिमीशन का राज्य मतलब होता है कि जो सज़ा है, ठीक है, वो कम हो जाती है। जैसे सपोज सज़ा है 20 साल की, सज़ा है 30 साल की, उसको 15 साल कर दिया जाएगा, 15 ईयर्स कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी जो नेचर है वो सेम रहती है। सेम नेचर इन द सेंस कि अगर उसको काल कोठड़ी में डाला गया तो काल कोठड़ी में डाल दिया जाएगा, लेकिन 15 साल की, नॉट फॉर द 30 ईयर्स। नेचर सेम रहेगी, लेकिन टाइम पीरियड इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाता है। थोड़ा नहीं, काफ़ी रिड्यूस इनमें हुआ है। तो ये जब कमेटी ने डिसीजन दिया तो यूनानिमसली उन्होंने 11 के 11 लोगों को फ्री कर दिया, रिमिशन कर दी और उनको छोड़ दिया गया, और वो दे आर वॉक आउट ऑफ दी जेल। ये न्यूज़ है और ये GS2 से हमारी रिलेटेड है, और आपको पता ही है कि रिमिशन, रिमिट, ये सारा कुछ हमने किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये चीज़ भी आपने साथ में याद रखनी है। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब की जो बैकग्राउंड है वो आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको भूलना नहीं है, हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते रहे। जैसे आप भेजते हो मेंस के आंसर, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी आंसर मैंने चेक करके कल भेजे भी थे, थोड़ा टाइम नहीं लगा, तो आज भी उसको चेक करके आपको जितने भी भेज सकते हैं उसको भेजेंगे। तो मल्टीपल आंसर राजे आते हैं। आपको पता है कि जो बेस है हमारा बढ़ता जा रहा है दिन, ठीक है, उसके लिए मैं थैंकफुल भी हूँ। तो यहाँ पे मुझे डेली के कुछ 50 to 60 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो अभी मैं इसको चेक करने वाला, क्योंकि वैल्यूएशन मुझे ये है कि मैं खुद ही करूँ, चाहे टीम जितनी मर्जी बड़ी करते रहे हम, तो वो वैल्यूएशन के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपने आपका आंसर कहाँ पे भेजना है मेंस का, @आकाश
8283 रजे, ठीक है। ये एक चीज़ है, आपने एट आकाश 8283 सर्च करोगे टेलीग्राम पे, आपको मेरी आईडी नज़र आएगी। पीडीएफ की फॉर्म में आप भेज दोगे। पीडीएफ फॉर्म में मैं रजे चेक कर पाऊंगा, फोटोज़ की फॉर्म में मैं नहीं चेक कर पाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब यहाँ पे रजे जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, हमारा एक सिविल्स विद आकाश करके जो चैनल है वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। एक तो नॉर्मल चैनल मिलेगा जिसपे कुछ मल्टीपल चीज़ें हम शेयर करते हैं, एक डेडिकेटेड चैनल ओनली फॉर द मेंस मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। अब आज का जो क्वेश्चन है राजे मेंस का, वो देखते हैं। ये भी मैंने कुछ हिस्ट्री रिलेटेड ही डाला है। महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस डिफर्ड वाइडली इन देयर वेज एंड मेथड्स एंड इन देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज डिस्कस, ठीक है। तो ये आपने डिस्कस करना है जी 250 वर्ड्स में कि जो महात्मा गांधी और जो सुभाष चंद्र बोस है, उनके जो वेज थे, उनके जो मेथड्स थे, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज थी, वो डिफरेंट थी। तो इस चीज़ को आपने डिस्कस करना है, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। नेक्स्ट चीज़ की यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि है मीटिंग एस्पिरेशंस। मीटिंग एस्पिरेशंस जहाँ पे पीएम मोदी 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो जो उन्होंने बोला चीज़ें, जो जो चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें क्या पता चलती है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने डिस्क्राइब किया इंडिपेंडेंट इंडिया 75 ईयर जर्नी को। बहुत ज़्यादा अप्स और डाउन्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। 9th स्पीच थी उनकी, और यहाँ पे प्रेजिंग दोज हु फोट फॉर द इंडियाज़ फ्रीडम, ठीक है। तो उनके बारे में उन्होंने प्रेज भी की कि यार इस तरह से जो चीज़ें, कंट्री की अचीवमेंट के बारे में यहाँ पे बताया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि मतलब जो सर्टिफिकेट्स है हमें अब्रॉड, जो सेम चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई कि नहीं, हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे लेके जाना है और हमें अपने आप में सशक्त होना है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, उन्होंने परिवारवाद को, मतलब नेपोटिज्म के बारे में बोला, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि 2 साल ही रह चुके हैं जनरल इलेक्शन में, बड़े एक्सपेंसिव मूड में थे। विमेन सेफ्टी के बारे में बात की, एनर्जी सेल्फ रिलायंस के बारे में, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे बात की। उन्होंने मोर ओवर बात की अमृत काल के बारे में, विजन फॉर अमृत काल, जो कि डेवलप्ड एज इन दी नेक्स्ट 25 ईयर्स, मतलब जो 100th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस होएगा 2047 में, उस टाइम पे भी एक अच्छे वे से हमारा जो भारत है वो बहुत एक चरम सीमा पे होना चाहिए। एक होता है कि भाई बहुत अच्छे वे से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो वाली चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। सो यहाँ पे जो चीज़ है, हमें वेलफेयर, जस्टिस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बिल्ड करनी है हमने। इगैलिटेरियन सोसाइटी जिसमें हर एक जो लोग हैं, जो डाइवर्सिटी है हमारी, यूनिटी के साथ में रहे, और यूनिटी विद जो डाइवर्सिटी का हमारा जो कॉन्सेप्ट वो टाइम से चलता आ रहा है, वो वैसे ही चलता जाए और एक अच्छे वे से आगे बढ़ता जाए, ठीक है राजे। तो ये एक चीज़ थी। अब जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कई बार आपको क्वेश्चन आएगा, कई बार इंटरव्यू में पूछेंगे, कई बार कोई डिबेट में भी आपसे ये जो चीज़ है वो पूछी जा सकती है। ये GS2 का राजे पार्ट बन जाता है, और मे बी वीकेंड से ये पूरी की पूरी जनरल स्टडीज़ का ही पार्ट बन जाता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 का भी एक अच्छे वे से पार्ट बनता है। अब यहाँ पे जो लिखने वाला है वो कौन है? शरद चंद्रन। और मैं आपको बता दूँ इनके बारे में, ये है कौन? ये सीनियर फेलो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है किसके बारे में? जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये जो चीज़ें थी, ये जो कोई भी चीज़ थी, वो सारी की सारी चीज़ों को टेम्पल बताया था, ठीक है। जो भी उनका मतलब एक मॉडर्न टेम्पल जिसको हम बोल देते हैं कि मॉडर्न टेम्पल बताया था। अब एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, जब उन्होंने बोला कि जब दुनिया सो रही होएगी, जो इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम, ठीक है, इंडिया अपनी आज़ादी में उठेगा। 15 अगस्त का राजे वो दिन था जब जिस टाइम पे हमें आज़ादी मिलती है। तो जो ये बंदा था, मतलब जो नेहरू थे, उन्होंने बोला है कि जो नेहरू जी थे उन्होंने एक मॉडर्न नेशन की बात की थी। उन्होंने बात की थी कि जब हम बात करें कि इस बार मई में, है ना, जो मई का मंथ था, उसमें LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कॉरपोरेशन है, उसने ये देखा कि लार्जेस्ट पब्लिक इशू किया और कलेक्ट किए ₹21,000 करोड़, ठीक है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे, The nation was aware that this was a Nehruvian institution established in the early years of the independent India, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये। नंबर 2, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेलिब्रेटेड नेम्स ऑफ दी जो भी ग्लोबल CEOs हैं आज की डेट में, कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, अगर हम उनके नाम को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें बोलना चाहिए कि वो नेहरूज चिल्ड्रन है। उसका रीज़न क्या है? वो IITs से पढ़े हुए बच्चे, जो IIM से पढ़े हुए बच्चे हैं, वो नेहरू की ही हम बोल सकते हैं देन है कि वो नेहरू ने ही आगे बढ़ाए। फिर आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन में,
तो जैसे डेमोक्रेसी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, फ्री प्रेस हो गया, नॉन अलाइनमेंट हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स में, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे हमें देखने को मिली, ये नेहरू का विज़न था। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 75 जो थे, देर वर अराउंड 75 ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग दी, जैसे भाखड़ा नंगल डैम हो गया, LIC हो गया, ऑल एम्स हो गया, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें किसकी हैं, मतलब नेहरू के जो मॉडर्न टेम्पल हम बोल सकते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें बनाई। और हम अगर यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये बोला कि भाई नेहरू सॉ देम ऑक्यूपाइंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ अ स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग इकॉनमी, ठीक है, लोगों का जहाँ पे भला हो। जो जब हम IITs की बात करते हैं तो उन्होंने केंद्रीय विद्यालय का नेटवर्क भी ओपन करवाया। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने देखा, जहाँ पे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को हमने प्रमोट किया। खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ का जो कमीशन था उसको प्रमोट किया। और उसी टाइम पे एक ऐसी सिटी बनती है जिस टाइम पे स्मार्ट सिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी, और वो था चंडीगढ़। एक वेल डिज़ाइंड एक मॉडर्न सिटी जो कि बनती है, और मतलब इससे अच्छी सिटी मुझे नहीं लगता कि कोई हो भी सकती है, चाहे वो आप ग्रीनरी के मामले में लगा लो। ऑब्वियसली आज की डेट में तो जो ट्रैफिक है वो हर एक जगह पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है। कुछ टाइम पहले तक ये सिटी का मतलब कोई मुकाबला आज भी नहीं है वैसे तो, लेकिन पहले तो कोई मुकाबला नहीं था। सो टू ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, जैसे जिसका स्पेशल मेंशन करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, ये सारी चीज़ें वो हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को भी मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर हम इंडियन ऑयल की बात करें, ये फॉर्च्यून 100 में आता है, ठीक है, फॉर्च्यून 100 में लिस्ट होता है 2014 में, ठीक है। अमूल की बात लगा लो, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि मॉडर्न टेम्पल जिसको बोला गया था। ये चीज़ें राजे आप ऐसे में बहुत अच्छे वे से यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको एक बार आराम से सुनो। शिफ्ट इन दी इकॉनमी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं उनका 17 ईयर जो रूल था वो एक मोमेंटम यहाँ पे लेकर चलता है। उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें वो आया, टेलीफोन की बात करें, तो ये सारी जो चीज़ें थी स्टार्ट इस वे से हुई थी कि एक मोमेंटम पकड़ा और वो आगे के आगे वो फिर क्या होती गई, बढ़ती गई। सो दिस एडिटोरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दी मेन्स पर्पज़, ठीक है। वहाँ पर आप ये चीज़ें डाल सकते हो, लिख सकते हो, कभी आपको इंटरव्यू में पूछ लिया, कभी कोई डिबेट चल रही है वहाँ पर पूछ लिया, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है राजे वो है हम्बनतोता पोर्ट को लेकर। देखो, आपने पहले तो एक क्वेश्चन का और आंसर देना है, जो पहला वाला क्वेश्चन है आपने वो भी बताना है। आपने बताना है ये जो हम्बनतोता पोर्ट है, ठीक है, बताने को मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता, लेकिन आपने खुद देखनी है और आपने बताना है कि वो श्रीलंका के नदरन सेक्शन में है, साउथ में है, ठीक है, ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है। तो ये चीज़ आपने बतानी है कि हम्बनतोता पोर्ट है कहाँ पे श्रीलंका में। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल विजिट होती है चाइनीज़ वेसल की, जो कि इंडिया ने बोला कि ये सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक है, जो कि इंडियन ओशन में स्पाई करने के लिए भेजी गई है और इंडियन ओशन में एक खतरे का सिग्नल दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ बस इतनी ही न्यूज़ है, लेकिन इंडिया ने काफ़ी शोर मचाया, फिर श्रीलंका ने कुछ दिनों के लिए रेजिस्ट भी किया, लेकिन उसके बाद में विजिट हो जाती है। चाइना ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया इंडिया की इस चीज़ को लेकर, नाम नहीं लिया, लेकिन यही बोला कि यार कुछ देशों को ये लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर जो श्रीलंका है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन श्रीलंका को प्रेशर नहीं डलवाना चाहिए। और ये जो चीज़ है ये वेसल नॉर्मल है और नॉर्मल केस में वहाँ पे आई है, लेकिन इंडिया ने बोला ये सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है आज की वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो न्यूज़ है GS2 से रिलेटेड, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसी वजह से मैंने आपको कल क्वेश्चन भी पूछा था फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। देखो, ठीक है कि अभी मैं आपको सही में बताऊँ तो उस टाइम पे 7 बजे या फिर 6:30 बजे जहाँ पे बाकी और लोग इसकी डिस्कशन को डालते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि उनका काम ही सिर्फ ये है डिस्कशन को डालना। वी आर डूइंग मल्टीपल वर्क यार, ठीक है, मल्टीपल वर्क इन द सेंस के वो लेक्चर को लगाना सुबह 9 to 7, वो जो क्लासेज हैं 2-3 बैचेस का चलना, वीकेंड बैच का चलना, तो वो सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा हम लेट डालते हैं इसको। फिर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स बाकी चैनल्स को अगर मैं कंपेयर करूँ देखने को मिलता है, लाइक्स बड़े अच्छे आते हैं, ठीक है। फिर भी मतलब कल आपने देखा कि हमारा एक अच्छे विज़न से हम चल रहे हैं। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कल ही हमने जो क्वेश्चन है वो देखा था, लेकिन आज वो जो यहाँ पे बोली जा रही है चीज़ जो हमने कल देखी थी, तो जो चीज़ें हैं हमें इंडिपेंडेंस ने, हमें जब हम रिपब्लिक बने या इंडिपेंडेंट होते हैं तो चीज़ें हमें राइट्स मिलते हैं, लेकिन उन राइट्स के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये बोली जा रही है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बस मतलब एक अच्छे वे से नहीं मानेंगे, कुछ भी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, थोड़ी सी आप भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।
अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हमें पता चलती है कि ये इंस्पायर कहाँ से था, यूएसएसआर, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने किया था, स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन थी। हमने ओरिजिनली 10 जो ड्यूटीज़ है वो डाली थी। 11th ड्यूटी हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला 2002 में, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो एक रिमाइंडर है सिटीजन को कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपके पास राइट्स है, आपके पास आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। ऑल दो जैसे कि डीपीएसपीज है ये भी नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन ड्यूटीज़ तो ड्यूटीज़ है। अगर हमें एक अच्छे वे से ड्यूटी अपना निभाना स्टार्ट करेंगे तो हम अपनी कंट्री को और भी एक अच्छे वे से आगे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज की डेट में, जो सबमरीन डील थी वो एक अनरियलिस्टिक बताई जा रही है। देखो 2 डील्स है यहाँ पे, याद रखना और एक अच्छे वे से आपको पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। P75 और P75I। जो P75 है वो अलग है P75I से। P75I क्या है, इंडिजिनस है, ठीक है, और P75 इज़ डिफरेंट। जो P75 है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स होगी, जो I वाली है वो इंडिजिनस है। ये 75, ये I वाली पहले लॉन्च की गई थी, 75 बाद में आई, लेकिन ये पहले पूरी हो जाती है और इसको एक तरह से इससे चीज़ों को सीख कर हम 75I में हम अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पे रशिया ने बोला कि ये अनरियलिस्टिक डील है जिसको मैं पूरा अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि चाइना ने अभी अनाउंस किया कि भाई हम और भी मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे। कर लो भाई, मतलब ताइवान आपको पता ही है, बहुत टाइम से हम बात कर रहे हैं कि वन चाइना प्रिंसिपल जो है वो हम उसको, वन चाइना पॉलिसी या प्रिंसिपल हम उसको टारगेट नहीं होने देना चाहते, वो एक चैलेंज नहीं बनने देना चाहते, तो हम और भी मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे। अब आगे देखो इंडिया ने क्या किया, एक ना ड्रोनियर है, जो वो ड्रोनियर एयरक्राफ्ट है वो गिफ्ट कर दिया श्रीलंका को। वो किया क्यों, ऊपर वाला याद है जो वेसल, जो युआंग वो करके जो वेसल चाइना का वहाँ पे आया, जो कि सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल बोला जा रहा है, तो उस वेसल से हमें थोड़ा डर लगा, ठीक है, कि इंडियन ओशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको देखते हुए इंडिया ने श्रीलंका को एक चीज़ गिफ्ट कर दी जिसका नाम है ड्रोनियर एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट ड्रोनियर 228 है, जो कि एक इंडिया की लेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है टू दिस कोर्स, जो कि इंडियन ओशन में जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम में है, जो मतलब स्पाई वाली चीज़ें हैं, वो एक वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करेगा। और इंडियन ओशन रीजन में अगर हम बात करें सिक्योरिटी में बहुत अच्छे वे से काम कर पाएगा। सो ये जो आइलैंड नेशन है हमने उसको गिफ्ट किया है, यहाँ पे पानी से उसको मतलब साफ सुफ किया जा रहा है, और वो ड्रोनियर एयरक्राफ्ट हमारी भी हेल्प करेगा ऑब्वियसली, और इंडियन ओशन रीजन में ध्यान भी रखेगा, और श्रीलंका को एक गिफ्ट भी हो गया, और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने का और बनाने का एक काम करते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, दोनों न्यूज़ इंटर रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा कैसे इंटर रिलेटेड है। जो चाइना है वहाँ पे जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है या फिर ग्रोथ का जो डेटा है वो काफ़ी डाउन होता दिखाई दिया, जिसकी वजह से जो रेट है, जो रेट्स है, रेपो रेट है कुछ और है, उसको हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कट कर दिया। आपको पता ही है वो चीज़, ठीक है। और इसी चीज़ को देखते हुए कि ये जो चीज़ है वो बहुत कम है, तो जो ऑयल के प्राइजेज हैं सऊदी ने वो भी क्या कर दिए, यहाँ पे कम कर दिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए था। और ये जो चीज़ अभी आपको पता ही है कि अगर ग्रोथ कम हो रही है तो हम जो रेपो रेट है या फिर कुछ कोई भी रेट्स है उसको और भी डिक्रीज कर देते हैं, ताकि मनी की जो सप्लाई है, जो मनी फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए और जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो राजी आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था जो हमने डिस्कस किया। अब एक और न्यूज़ के जो ओला की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है वो 2024 में आएगी। देखो ये कंपनी बेस्ड है, लेकिन फिर भी कि इलेक्ट्रिक कार है तो हम इस वजह से कर सकते हैं इसको कंसीडर, मेंस में लिखने में कहीं ना कहीं पे काम आ सकती है, और कुछ भी नहीं है इसका कंसर्न, ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो चीज़ें आपने याद रखनी है, और याद रखते हुए यही सोचना है कि मेंस में हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। राजी दोबारा से कल को मिलेंगे, ठीक है, एक नई वीडियो के साथ में। और जो आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमी का, और उसमें वो 6 PM आपको वीडियो वो देखने को मिलेगी, ठीक है। वो अपलोड हो जाएगी थोड़े टाइम तक, या अपलोड हो चुकी होएगी, ठीक है, वो रिकॉर्ड हो चुकी है सेशन वो। तो उसके बाद में राजी हम यही देखेंगे कि आपने के रिवाइज करना है नोट्स को। सो कल को मिलते हैं, टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।